रात का गहराता हुआ अंधेरा, सिर्फ और सिर्फ झिंगुरों की आवाज़ें और एक आलीशान बंगला जिसके मेन गेट पर बैठा वॉचमैन मोबाइल की स्क्रीन स्क्रॉल करते हुए जम्हाई ले रहा था। उसके बिल्कुल बगल में एक तगड़ा भूरे रंग का कुत्ता गहरी नींद में सोया हुआ था, पर कोई था जिसकी आंखों को ये सब खटक रहा था। हाथ में छुरी और सर से लेकर पैर तक काले लिबास से ढका हुआ कोई बंगले की बाउंड्री फांदकर बगीचे में लगी फूलों की क्यारियों पर कूदा। कौन है? कौन है वहाँ? अचानक गेट पर बैठा वॉचमैन घबरा गया। हाथ में टॉर्च लेकर बगीचे की तरफ कुत्ते के साथ भागा। जागते ही कुत्ते ने भौंकना शुरू कर दिया, लेकिन जैसे ही वॉचमैन बगीचे की ओर पहुंचा, उसे कुछ नहीं मिला। दिमाग में कुछ उथल पुथल लिए कुछ देर वहीं खड़ा खड़ा कुछ सोचने के बाद बड़बड़ाया, कोई बिल्ली होगी। फिर से जाकर कुर्सी पर बैठा और आंख मलते हुए फ़ोन को पैंट की जेब में सरकाया। अंगड़ाई और जमाई के साथ उसने चैन से आंखें बंद कर ली। कुत्ता कुछ देर खड़ा खड़ा चारों ओर का मुआयना लेता रहा और फिर वो भी बैठ गया, लेकिन सोया नहीं। यहाँ अजनबी नकाबपोश बंगले के एक कमरे की खिड़की से अंदर जाने की कोशिश में जुटा हुआ था। बहुत मशक्क़त के बाद आखिर खिड़की खुल गई और नकाबपोश ने खिड़की फांद ली। जब उसने पाया कि ये कमरा खाली था, तो उसने चैन की सांस ली और चाकू को आराम से पकड़ा। उसने यहाँ वहाँ नज़रें दौड़ाई और पाया कि कमरे से बाहर जाने का दरवाज़ा उसकी दाईं ओर है। वो दरवाजे की ओर बढ़ा, दरवाज़ा आहिस्ता से खोला और एक गैलरी में जा पहुंचा, जहाँ कम रोशनी वाली लाइट्स चल रही थी। लाइन से कमरे बने हुए थे। उसने अपने फ़ोन को निकालकर कोई मैप देखा और फिर वो अपनी बाईं ओर चलने लगा। जहां पहुंचने के बाद उसे एक बड़ा सा हॉल नज़र आया, जो महंगे फर्नीचर से ही नहीं बल्कि महंगे सजावटों के सामानों से भरा हुआ था। नकाबपोश की आंखें चमक उठी, पर उसने कुछ ही देर में कुछ तलाशा और वो उसे मिल गया। सीढ़ियाँ, हाँ, वो सीढ़ियाँ ही तलाश रहा था। उसने आड़े टेढ़े ढंग की सीढ़ियों पर चढ़ना शुरू किया। बंगले में बहुत ही कम रोशनी वाले बल्ब लगे हुए थे। बंगला बेहद ही खूबसूरत था। सीढ़ियाँ चढ़ते ही उस नकाबपोश की आंखों से एक दरवाज़ा टकराया और वो उसी दरवाजे की ओर लपका। उसने जब उस दरवाजे को खोलने की कोशिश की, तो पाया कि वो अंदर से बंद है। उसने कोई खिड़की तलाशनी चाही, जो उसे तलाशने से पहले ही नज़र आ गई। उसने देखा कि खिड़की पहले से ही खुली हुई है। जब वो खिड़की के पास पहुंचा, तो उसने देखा सामने एक बड़े से बेड पर कोई सोया हुआ है। उसने एक बार गहरी सांस ली और चाकू को चूमा। वो खिड़की के उस पार पूरी सावधानी से पहुंचा। जैसे ही वो चाकू के साथ उस बेड पर सोए हुए शख्स के पास पहुंचा, उसकी धड़कनें तेज सी हो गई। उसने कई बार अपनी सांसों पर काबू पाने की कोशिश की और आखिर उसने चाकू की धार को उस आदमी की गर्दन पर रख दिया, लेकिन तभी सोया हुआ शख्स खांसा और नकाबपोश ने अपना हाथ पीछे खींच लिया। सोए हुए शख्स ने जैसे ही करवट बदली, पता लगा कि वो एक अधेड़ उम्र की औरत थी, जिसके चेहरे से रईसी साफ झलक रही थी। उसका चेहरा चमक रहा था और चेहरे पर सुकून के भाव थे। नकाबपोश ने फिर एक कोशिश की, पर तभी अचानक औरत कसमसाई। नकाबपोश को एक बार फिर पीछे हटना पड़ा। जब नकाबपोश ने पाया कि मामला ठंडा है, तो उसने अपनी छुरी गर्म करने के लिए फिर से कोशिश की, पर औरत की आंख खुलते ही वो बुरी तरह चीख उठी और नकाबपोश के हाथ से छुरी छूट गई। वो कांप उठा और हड़बड़ा गया। कौन है? कौन है? सुंदर? गौरी? वो औरत झट से उठ बैठी और किसी को घबराई हुई आवाज़ में पुकारने लगी। नकाबपोश ने खिड़की की ओर दौड़ लगाई और खिड़की फांद भागा। औरत बिस्तर से उतरी और दरवाजे की ओर भागी। औरत की आवाज़ सुनते ही वहां दो लोग हड़बड़ाए हुए आए। क्या हुआ बहन जी, आप इस तरह? एक अधेड़ उम्र का धोती कुर्ते वाला आदमी हड़बड़ा कर बोला। वो उस तरफ भागा है सुंदर। कोई कोई मुझे मारने आया था, कहते हुए वो औरत रोने को हो गई। औरत की बात सुनते ही सुंदर हैरान हुआ, पर उसने तुरंत खुद को संभाला और उस ओर भागा जहां औरत ने इशारा किया था। शांत हो जाइए बहन जी, हम अभी दीप बाबा को फ़ोन लगाते हैं, गौरी बोली, जिसकी उम्र 40-45 के आसपास रही होगी। यहाँ नकाबपोश किसी तरह बगीचे में आ पहुंचा था, पर बंगले की सारी लाइट जल उठी थी। वॉचमैन भी कुत्ते के साथ नकाबपोश को ढूंढने में अपनी जान लगा रहा था।
हे भगवान, मेरी तो नौकरी ही चली जाएगी। उसकी जुबान से निकला। कुत्ता बुरी तरह से भौंक रहा था। नकाबपोश ने किसी तरह से बगीचे की दीवार भी फांद दी, लेकिन उस पर वॉचमैन की नज़र पड़ चुकी थी। ये रुक 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 जा साले, वो चिल्लाया और उसने मेन गेट की तरफ दौड़ लगाई। छोड़ूंगा नहीं तुझे तो मैं। पर जैसे ही बेचारा वॉचमैन बाहर आया, सड़क सुनसान हो चुकी थी। खाली सड़क पर एक खटारा स्कूटी के पास भागता हुआ नकाबपोश रुका और पेट पकड़ पर जोर जोर से हाँफने लगा। नहीं, मैं नहीं कर सकती, मुझसे नहीं होगा। हाँफते हुए वो बोला और उसने अपनी जीन्स की जेब से एक पुराना सा मोबाइल फ़ोन निकाला। नंबर डायल करते हुए उसने अपने चेहरे पर लगाया हुआ मास्क हटाया। मास्क हटते ही लंबे सुनहरे बाल फिसलते हुए कमर पर गिरकर झूलने लगे। हेलो, मुझसे नहीं होगा ये सब, मैं नहीं कर सकती, मीठी पर परेशान आवाज़ में उसने फ़ोन पर कहा। मैंने तो पहले ही कहा था ये तुझसे नहीं होगा। अच्छा बता, किसी ने तुझे देखा तो नहीं? कहाँ है तू? दूसरी ओर से एक मर्दानी आवाज़ आई। किसी तरह भाग निकली, वरना वो कुत्ता तो ऐसे भौंक रहा था कि खा ही जाएगा, या तो किसी बिल्ली की तरह चबा जाएगा मुझे। अब भी उस लड़की की सांसें फूल रही थी। किस्मत समझ, वरना इस वक्त पुलिस के हाथों में होती और यहाँ मेरी वाट लगती सो अलग। अच्छा छोड़ और मेरी बात ध्यान से सुन। अगर तुझे पैसे ही कमाने हैं तो कल सुबह 9 बजे आकर मिल। ऐसी जगह काम दिलाऊंगा जहाँ पैसे की भी कमी नहीं होगी और तुझे अपनी पहचान भी नहीं बतानी पड़ेगी। उस आदमी ने धीरे से कहा। नहीं नहीं, अब मुझे तुझसे कोई काम नहीं चाहिए। पता नहीं अब कौन सी मुसीबत में फंसवाएगा। अरे मेरी बात तो सुन। आदमी की बात पूरी होती कि उसके पहले ही लड़की ने कॉल डिस्कनेक्ट की और फ़ोन जेब में रख लिया। उसने काले रंग की जैकेट उतारी और स्कूटी की डिग्गी में बेतरतीबी से ठूंस दी। अब वो एक सफ़ेद शर्ट, ब्लैक जीन्स और खुले हुए सुनहरे बालों में थी। जब उसने स्कूटी मोड़ी तो उसका गुलाबी होंठों और नीली आंखों वाला परेशान सा पर खूबसूरत चेहरा नजर आया। उसने रेस दी और स्कूटी हल्की आवाज़ करते हुए सपाट, साफ और खाली सड़क पर दौड़ पड़ी। मनोहर कॉलोनी के एक घर की लाइट अब तक जली हुई थी। उसी घर के अंदर एक लगभग 45 वर्षीय महिला स्टडी टेबल पर बैठी एक फाइल पर काम कर रही थी। उसके चेहरे पर अजीब सी बेचैनी थी। हॉल के बीचों बीच रखे सोफे पर एक 22-23 साल का लड़का अपने माथे पर हाथ रखे आंख बंद किए हुए लेटा हुआ था। सामने दीवार पर लगी घड़ी रात के 11 बजा रही थी। अचानक उस लड़के ने आंखें खोली और टेबल पर बैठकर काम करने वाली महिला की ओर देखा। कुछ देर बाद बोला, माँ सो जाइए ना आप, मैं जाग रहा हूँ, प्लीज़ जय। अब एक और बार नहीं, मैं एक माँ हूँ, मेरी बात तू नहीं समझेगा। औरत ने बिना जय की तरफ देखे कहा। तब दरवाजे पर दस्तक हुई। जय और उसकी माँ राखी ने एक साथ दरवाजे की ओर देखा। जय सिर हिलाते हुए उठा और दरवाज़ा खोला। सफ़ेद शर्ट, ब्लैक जीन्स और ब्लैक सैंडल्स में एक लड़की घर के अंदर घुस आई। उसने सैंडल्स निकालकर साइड में रखे और बिना जय या राखी की तरफ देखे ही किचन की तरफ जाने लगी। रुक! राखी खड़ी होकर कड़क आवाज़ में बोली। लड़की के कदम रुक गए। कहाँ थी अब तक? राखी ने गुस्से से पूछा। लड़की मुड़ी और उसने सबसे पहले राखी और हाथ बांधकर खड़े जय की ओर देखा। मैं कोई बच्ची नहीं हूँ जो हर बात का हिसाब दूंगी, उसने बिना डरे हुए कहा। राखी गुस्से से लड़की की ओर बढ़ी। तभी जय ने उन्हें पकड़ लिया। यही संस्कार दिए हैं मैंने। राखी की आंखें गुस्से के आंसुओं से भर आई। माँ जाने दीजिए ना, आप क्यों इसके चक्कर में अपना बीपी बढ़ाती हैं? जय ने लड़की की तरफ नाराज़गी से देखते हुए कहा। पता नहीं संस्कारों से कौन सा खजाना मिल जाता है जो जब देखो संस्कार संस्कार संस्कार। लड़की बड़बड़ाती हुई किचन में पहुंची। तभी बाहर किसी बर्तन के गिरने की आवाज़ आई। राखी निराश और मजबूर होकर सोफे पर बैठ गई। क्या करूं मैं इसका जय? ये लड़की कब समझेगी मुझे? राखी बेचैनी से लगभग रोते हुए बोली। आप जानती हैं ना उसका नेचर कैसा है, फिर क्यों मुँह लगती हैं आप? जय ने अपनी माँ को समझाते हुए कहा। वो मेरी बेटी है, उसके अच्छे बुरे की फिक्र करना मेरा फ़र्ज़ है। इस घटिया एरिया में इतने रात को घर लौटेगी तो चिंता तो होगी ही ना। ऊपर से कुछ बताती भी नहीं है कि कहाँ रह जाती है अब तक। राखी बेहद परेशान थी। इट्स ओके, मैं कल उसकी फ्रेंड से बात करूँगा, वो अच्छी लड़की है। वो मुझे बता देगी कि चारू आज कहाँ थी। उसे चारू के बारे में सब पता होता है। पर प्लीज़ माँ,
आप शांत रहिए, मैं आपको परेशान नहीं देख सकता, जय ने कहा। राखी ने जय के माथे को चूम लिया। तू नहीं होता तो मेरा क्या होता बेटा। मनोहर कॉलोनी के मकान नंबर 7 के बाहर पिंक कलर की एक खटारा स्कूटी लगभग भीग रही थी और उस स्कूटी को चलाने वाली चारू अपने कमरे में बैठी न्यूज़पेपर में कुछ तलाश रही थी। चारू, किसी ने चारू को आवाज़ लगाई। चारू की उंगली जॉब की एड पर तेजी से घूम रही थी और वो बहुत व्यस्त मालूम पड़ रही थी। उसने आवाज़ का कोई उत्तर नहीं दिया। अचानक किसी ने दरवाजे को जोर से पीटना शुरू कर दिया। ओ गॉड! चारू चिड़चिड़ा गई और तेजी से उठकर दरवाज़ा खोला। क्या है? नाश्ता करना है या नहीं? माँ बुला रही हैं तुझे कब से। सामने जय था जो इस वक्त कॉलेज जाने के लिए प्रॉपर तैयार लग रहा था। बस पैरों से जूते गायब थे। आ रही हूँ, चारू ने तेजी से ही जवाब दिया और तेजी से ही दरवाज़ा बंद कर दिया। कहने के तो फैमिली में ये दोनों ही हैं, लेकिन ये दोनों ही मेरी बैंड बजाने के लिए काफ़ी हैं, चारू बोली और उसने अपने आप को आईने में देखा। ये न्यूज़पेपर भी किसी काम के नहीं होते, एक ढंग की जॉब तक नहीं आती। बड़बड़ाते हुए उसने बालों को ठीक किया और हेयर बैंड लगाकर हल्की सी लिपस्टिक भी होंठों पर लगा ली। कुछ भी कह, लेकिन बेटा तू इस गरीब फैमिली में पैदा ज़रूर हुई है, पर ऐश तो किसी महल में ही करेगी। आखिर इतना सेक्सी लुक जो पाया है। चारू ने खुद को आईने में बहुत ही प्यार से देखा और आई ब्लिंक करते हुए कॉन्फिडेंस से बोली, इस लड़की ने मेरी नाक में दम कर रखा है। मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है और ये है कि अब तक टेबल पर भी नहीं आई है। राखी अपने ऑफिस के लिए पूरी तरह तैयार थी और डाइनिंग टेबल पर हड़बड़ाहट के साथ नाश्ता लगा रही थी। माँ, चारू कोई छोटी बच्ची नहीं है जो आप उसे नाश्ता खिलाएं बिना ऑफिस नहीं जा सकती। क्यों इतना परेशान होती है हम लोगों के लिए? जानती है ना, चारू 10 दिन नहाए बिना रह सकती है, पर कुछ खाए बिना नहीं। जय अपनी माँ को समझाते हुए बोला। पर तभी, क्या बोला तू? मैं 10 दिन बिना नहाए रह सकती हूँ? कॉलेज बैग के साथ चारू बाहर निकली और खिसियाते हुए जय की तरफ लपकी। जय ने अपने बचाव के लिए राखी के पीछे खड़ा हो गया। तू चाहती क्या है चारू? करना क्या है तुझे आखिर? कल रात इतना लेट आई, पूछा तो कुछ बताया नहीं और अब दरवाज़ा बंद करके ना जाने क्या करती रहती है कमरे में। ऊपर से आवाज़ें लगाते रहो, कोई रेस्पॉन्स नहीं। ऐसा कौन करता है बेटा अपनी फैमिली के साथ? राखी कहते हुए तीनों की प्लेट्स में खाना परोसने लगी। ओफो मॉम, आपको कितनी बार बताऊं, बड़े लोगों के घर पर ऐसी ही प्राइवेसी रहती है। कोई किसी के कमरे में बिना इजाज़त के नहीं जाता और मैं ये बात अच्छी तरह जानती हूँ कि आप लोगों को मेरे कमरे में बस मुंह उठा के घुस जाना है, इसलिए खुद ही अंदर से दरवाज़ा बंद कर लेती हूँ। और रही कल की बात तो वो मैं नहीं बता सकती। बस इतना जान लीजिए, ना मेरा कोई बॉयफ्रेंड है और ना ही मैं बनाने वाली हूँ, इसलिए कुछ और मत सोचना। मैं किसी से मिलने नहीं गई थी, डेट्स ऑल। चेयर पर बैठते ही चारू ने एक एक बात पर जोर देकर कहा और खाना खाने लगी। राखी उसकी बातें ध्यान से सुन रही थी। जय चुपचाप नाश्ता कर रहा था। एक बात बोलूं? राखी ने चारू की ओर देखते हुए धीरे से कहा। चारू ने सवालिया नजरें राखी पर डाली। तुझे ना बड़े लोगों के मैनर्स पता ही नहीं है, राखी ने कहा और खाने लगी। अच्छा, मुझे नहीं पता, चारों ने वजन के साथ कहा। हाँ, नहीं पता, क्योंकि बड़े लोग वो नहीं होते जिनके पास बंगला, गाड़ी, रुतबा, पैसा हो। बड़े लोग वो होते हैं जिनके पास अपनी फैमिली के लिए टाइम हो और रेस्पेक्ट हो। और ना तो तू अपनी फैमिली को कभी टाइम देती है और ना ही रेस्पेक्ट। मैं यहाँ तुझे गला फाड़ फाड़ कर खाने के लिए बुलाती हूँ और तू आराम से अपने कमरे में पैक बैठी रहती है। सुनाते हुए राखी नाश्ता जल्दी जल्दी ख़त्म कर रही थी। माँ, आपको ना मैं कभी नहीं समझा सकती। अगर आप कुछ बड़ा नहीं सोच सकती, कर सकती, तो मुझे करने दो, क्योंकि मुझे आपकी तरह इस छोटे से घर में ज़िंदगी नहीं गुजारनी है अपनी। मुझे मेरी लाइफ में वो सब कुछ चाहिए जो एक रईस इंसान के पास होता है। इसलिए मैं उन बड़े लोगों की तरह सोचूंगी जिनके पास रुतबा, पैसा, गाड़ी, बंगला होता है। और हाँ, आप अच्छी तरह से जानती हैं कि मैं सिर्फ आप दोनों को ही रेस्पेक्ट देती हूँ, मतलब फैमिली को। मैं जा रही हूँ क्योंकि मुझे पता है आप दोनों के सामने मैं कितना ही बोल लूँ, आप लोग मुझे नहीं समझने वाले। चारों नाश्ता ख़त्म करके उठी और सीधा बाहर निकल गई। राखी और जय दोनों ही शांत बैठे थे और बस एक दूसरे को देख रहे थे। किस महल में जाने वाली है ये? जय ने मुस्कुराते हुए कहा और पानी पीने लगा। चारू जैसे ही अपने घर से बाहर निकली, उसने बारिश को देखा, अपना सर पीटा। सुबह 7 बजे से अब तक पानी गिर रहा है, कॉलेज कैसे जाऊं? मॉम से कहा था कि एक न्यू रेनकोट दिला दो, लेकिन नहीं, फिर वही भाषण। अभी पैसे नहीं है, तुम्हारा पुराना रेनकोट भी तो अच्छा है बेटा, उसे यूज़ करो।
चारू ने अपनी माँ की नकल करते हुए कहा। तभी उसकी नज़र शर्मा अंकल के घर से निकलती एक कार पर पड़ी। उसने वक्त न गंवाते हुए अपना हाथ हिलाया और भीगते हुए ही कार के पास पहुंची। अरे अरे चारू बेटिया, ये तुम क्या कर रही हो? बारिश में क्यों भीग रही हो? कार की ड्राइविंग सीट पर बैठे एक 50-55 साल के आदमी ने चारू से कहा। अंकल प्लीज़ मुझे कॉलेज तक छोड़ देंगे, मेरी स्कूटी ख़राब हो गई है रात में ही, और आज मेरा ज़रूरी टेस्ट है। चारू बहुत ही परेशानी भरे अंदाज में बोली। अरे क्यों नहीं, आओ जल्दी। अरे भाई सर्दी लग जाएगी तुझे, उस आदमी ने कहा और चारू को कार में बैठने का तेजी से इशारा किया। चारू तुरंत जाकर शर्मा अंकल के पास वाली सीट पर बैठ गई। शर्मा अंकल ने कार को थोड़ा ही आगे बढ़ाया कि उसने देखा जय रेनकोट पहनकर स्कूटी स्टार्ट करके कॉलेज निकल रहा है। शर्मा अंकल ने उलझन के साथ चारू को देखा। अंकल मैं नहीं जानती स्कूटी कैसे स्टार्ट हुई। शायद जय ने सुबह ही उसे सुधार लिया होगा, चारू ने तेजी से कहा। हाँ। शर्मा अंकल ने भी बात को बढ़ाए बिना अपनी गाड़ी आगे बढ़ा दी। कार में बैठने वालों के तो ठाठ ही कुछ और होते हैं, इन्हें ही देख लो। मस्त सूट बूट, चश्मा और ये इत्र की खुशबू। चारू सोचते हुए शर्मा अंकल को देख रही थी। और सुनाओ बेटा, पढ़ाई कैसी चल रही है? शर्मा अंकल ने ड्राइविंग जारी रखते हुए ही कहा। चारू का कोई जवाब नहीं आया तो उन्होंने उसकी तरफ देखा। चारू, जी अंकल। कहाँ खोई हो बेटा? मैं पूछ रहा हूँ पढ़ाई कैसी चल रही है? शर्मा अंकल ने चारू के होश में आते ही पूछा। मस्त, एकदम मस्त, चारू बोली। बहुत अच्छे, शर्मा ने मुस्कुराकर कहा। वैसे अंकल, आप आज किसी फंक्शन में जा रहे हैं क्या? एकदम टिप टॉप लग रहे हैं, चारू ने कहा। नहीं बेटा, बस आज मेरा बेटा विक्की लौट रहा है ना लंदन से, उसे ही एयरपोर्ट से लेने जा रहा हूँ। शर्मा अंकल की बात सुनते ही चारू ने कहा। विक्की? विक्की लंदन में पढ़ता था अंकल? हाँ, आगे की पढ़ाई लंदन में की है उसने, पहले तो दिल्ली में पढ़ता था। अच्छा, अच्छी बात है, आपने कभी बताया नहीं। एनीवे, मैं आऊँगी उससे मिलने शाम को। चारू थोड़ी सी परेशान होकर बोली। हाँ हाँ ज़रूर, कहते हुए शर्मांग ने कार रोक दी। कार क्यों रोकी? चारू हैरानी से बोली। तुम्हारा कॉलेज आ गया है ना बेटा, इसलिए, शर्मा अंकल बोले। चारू ने जब बाहर देखा तो बोली। ओह हाँ, बातों बातों में पता ही नहीं चला, उसने कहा और कार से उतर गई। थैंक यू अंकल, चारू ने हाथ हिलाते हुए कहा और भागकर कॉलेज के अंदर पहुंची। जय ने कॉलेज पहुंचते ही अपना रेनकोट निकालकर स्कूटी की डिग्गी में रखा और अपने कपड़े झाड़ते हुए हिंदी विभाग की तरफ बढ़ा। बारिश अब बंद हो गई थी, पर तभी उसकी नज़र किसी लड़की से टकराई और उसने आवाज़ लगाई। जानवी! जय की इस हरकत ने बाकी स्टूडेंट्स का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। उसने जब देखा कि सब उसे ही देख रहे हैं तो वो थोड़ा सा असहज हो गया और फिर जानवी की तरफ बढ़ा, जो रुक गई थी। जानवी ग्रीन कलर के चूड़ीदार में थी और उसके बाल एक पोनीटेल में तब्दील थे। काली गहरी आंखें, गेरुआ रंग, हल्के गुलाबी होंठ। उसने अपने हाथ में कुछ बुक्स पकड़ी हुई थी। सॉरी, मुझे इस तरह से नहीं रोकना चाहिए था तुम्हें, जय ने आते ही शर्मिंदगी से कहा। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, वैसे भी मुझे तो आदत हो गई है, चारू हमेशा मुझे ऐसे ही टोकती है, जानवी ने थोड़ा हंसकर कहा। मैनर्स लेस, जय आगे बोलने ही वाला था, पर तभी, आगे नहीं, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, जानवी ने टोका। सॉरी, मुझे तुमसे चारू के बारे में ही कुछ बात करनी थी, जय ने कहा। जानवी ने सवालिया नज़रों से जय को देखा। क्या तुम जानती हो कि वो आजकल कोचिंग क्लास के बाद कहाँ जाती है? बात यह है कि वो कुछ दिनों से घर में लेट आती है और कल तो हद ही कर दी, रात के 11 बजे लौटी। माँ उसकी इन हरकतों से बहुत परेशान रहती है, अगर तुम बता दो तो शायद, जय ने कहते हुए जानवी के चेहरे को देखा। कॉलेज के बाद वो बच्चों को कोचिंग पढ़ाने जाती है, ये तो उसने मुझे भी बताया था, लेकिन उसके बाद कहाँ जाती है ये मुझे नहीं बताया। सो सॉरी जय, और मैं लेट हो रही हूँ, मेरी हिंदी की क्लास का टाइम हो रहा है। जानवी ने अपनी वॉच पर एक परेशान सी नज़र डालते हुए कहा। सॉरी जानवी, तुम्हें फोर्स कर रहा हूँ, पर प्लीज़ बताओ ना, तुम्हें तो वो सब कुछ बताती है ना, जय ने कहा। मुझे नहीं पता जय, मैं जा रही हूँ, बाय, उसने कहा और तेज़ी से हिंदी विभाग की तरफ भागी। ज़रूर चारू ने ही कहा होगा ना बताने के लिए। जय मुड़ा तो उसने देखा सामने चारू खड़ी हुई है। जय ने जब चारू को अपने सामने पाया तो बिना कुछ बोले ही जय वहाँ से जाने लगा। रुक, चारू ने कहा। जय रुका और उसकी तरफ मुड़ा। क्या प्रॉब्लम है तेरी? चारू ने पूछा। मेरी छोड़, तेरी बता, जय ने उल्टा कहा। देख, अपने काम से काम रखा कर, समझा? मेरे रास्ते में मत आया कर।
भाई है भाई की तरह रहे, बाप बनने की कोशिश मत कर। चारू ने उंगली दिखाकर सख्ती से कहा। देख चारू, सुधर जा, और अगर तू कोई गलत काम कर रही है ना तो छोड़ दे, क्योंकि अगर उसकी वजह से माँ को कोई बदनामी झेलनी पड़ी तो मैं अभी तो सिर्फ भाई की तरह ही पेश आता हूँ, आगे बाप की तरह भी आ सकता हूँ। जय ने भी चारू के ऊपर उंगली उठाकर कहा। तू क्या हमेशा माँ माँ करता रहता है? तुझे क्या लगता है तुझे ही माँ की चिंता है, मुझे नहीं है? और क्या कहा तूने, गलत काम? इतनी अकल है मुझ में कि मैं सही और गलत में फ़र्क समझ सकूं और अपना और अपनी फैमिली का अच्छा बुरा देख सकूं। चारू आगे कुछ कहती इसके पहले ही जय बोला। अगर ऐसी ही बात है तो बता क्यों नहीं देती कि कल कहाँ थी? चारू ने बेचैनी से सिर हिलाया और एक गहरी सांस लेकर बोली। तुझे मुझ पर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं है ना? बोला था ना मैंने, मैं नहीं बता सकती, और मैं किसी से मिलने नहीं गई थी। क्यों नहीं बता सकती? ऐसी कौन सी बात है जो तू नहीं बता सकती? जय परेशान हो उठा। देख मेरे भाई, रिलैक्स रह, ज़्यादा मत सोच और जाकर अपनी क्लास अटेंड कर। चारू ने जय के कंधे को सहलाते हुए उसकी आंखों में देखकर कहा और जाने लगी। चारू, देख मैं तेरा भाई हूँ, तू मुझसे सब कुछ शेयर कर सकती है। जय ने कहा, रिलैक्स। चारू ने बिना पीछे मुड़े आगे बढ़ते हुए कहा। जय ने अफसोस से गर्दन हिलाई और आगे बढ़ गया। जय जय। जय ने किसी की आवाज़ सुनी। जय रुका। अरे अभिनव, तुम कब आए? जय ने मुड़कर मुस्कुराते हुए कहा और एक लड़के को गले लगाया। बस आज सुबह सुबह ही लौटा। दादी की तबीयत काफ़ी ठीक है अब, तो सोचा पढ़ाई पर ध्यान दिया जाए। वैसे चारू से क्या बहस हो रही थी तुम्हारी? दोनों ही बड़े गुस्से में लग रहे थे। अभिनव ने हंसते हुए पूछा। कुछ नहीं यार, तू तो जानता है उसे, जब देखो तब अपनी ही फैमिली को पराया फील कराती रहती है। जय निराश लहजे में बोला। थोड़ी अलग है वो। कहते हुए अभिनव के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वो एक पल के लिए किसी ख्याल में खो गया। चारू अपनी क्लास के बाहर से तेजी से बोली। मैं आई कम इन सर? कम और सफ़ेद बालों वाले गोल मटोल प्रोफेसर मेहता ने जब चारू की आवाज़ सुनी तो उनके हाथ व्हाइट बोर्ड पर चलते चलते रुक गए और उन्होंने बेहद खामोशी से गर्दन घुमाकर चारू की ओर देखा। ज़रूर ज़रूर चारू जी, आखिर ये आपका अपना ही तो कॉलेज है, घर जैसा ही है सब। जब जी चाहे आइए, जब जी चाहे जाइए। कहते कहते प्रोफेसर मेहता के फेस पर गुस्से के भाव उभर आए। सॉरी सर, बारिश इतनी थी कि स्कूटी तेज नहीं चला पाई और फिर लेट। चारू ने परेशान होने का नाटक किया। बस बस, मुझे तुम्हारा कोई झूठ नहीं सुनना है। तुम्हारे झूठ सुन सुनकर मैं थक चुका हूँ। सोच रहा हूँ तुम्हारी माँ को फ़ोन करके शिकायत करूँ। मेहता जी ने कहा। सर, अगर आपको नहीं आने देना है तो सीधा बोलिए ना, क्यों फालतू में दिमाग का दही करने लगते हैं? चारू बदतमीज से बोली और वहाँ से चली गई। प्रोफेसर मेहता ने चौक टेबल पर तेजी से रखी और बोले। जानवी, खड़ी हो जाओ। जी सर। जानवी हड़बड़ाकर बोली। ये तुम्हारी दोस्त है ना? जी सर। मैं लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, अगर ये कल से लेट आई मेरी क्लास में तो प्रिंसिपल से शिकायत कर दूंगा और अपने सब्जेक्ट में फेल भी। बता देना उसको। मेहता का गुस्सा अब सातवें आसमान पर था। जी जी सर। जानवी ने झिझकते हुए कहा और बैठ गई। कैंटीन में बैठी चारू गर्मा गर्म चाय की चुस्कियां लेती हुई जानवी का इंतजार कर रही थी, पर तभी उसके सामने वाली कुर्सी पर अभिनव आकर बैठ गया। हेलो चारू, अभिनव ने चारू के चेहरे को प्यार से देखते हुए कहा। क्या है? चारू ने बोझिल सी आवाज़ में कहा। कुछ नहीं, बस तुम्हें देखा तो, अभिनव असहज होकर बोला। मुझे देखा तो आ गए मेरा मूड खराब करने, यही ना? नहीं चारू, मैं तो बस ऐसे ही। अच्छा मैं जाता हूँ। अभिनव बेचैन सा होकर उठ गया। हाय अभिनव। जानवी वहां आते ही अभिनव को देखकर खुश होकर बोली। हाय, और कब आए दादी के घर से? और दादी की तबीयत कैसी है? जानवी ने पूछा। ठीक है, अब आज सुबह ही लौटा। अभिनव ने मुस्कुराने की नाकाम कोशिश के साथ कहा और जाने लगा। अरे बैठो ना, आज बहुत दिन बाद मिल रहे हैं हम। साथ में एक एक कप कड़क मसालेदार चाय हो जाए, जानवी ने कहा। नहीं जानवी, फिर कभी, अभिनव बोला और चला गया। जानवी ने चारू के सामने वाली चेयर पर बैठते हुए अपने बैग से एक अखबार निकाला और चारू के सामने तेजी से पटका। चारू ने अखबार को देखा, फिर जानवी को। चारू के सामने जब जानवी ने न्यूज़पेपर रखा तो एक पल के लिए वो कंफ्यूज हुई और बोली। ये क्या है? जानवी ने तेजी से अखबार का दूसरा पन्ना खोला और एक न्यूज़ पर अपनी उंगली रख दी। चारू ने एक नज़र जानवी के चेहरे पर डाली और फिर उस न्यूज़पेपर पर। चारू ने न्यूज़पेपर की वही न्यूज़ पढ़ी जिस पर जानवी ने उंगली रखी।
शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन मिस्टर साहिब अरोड़ा के बंगले में घुसकर उनकी पत्नी ज्योति अरोड़ा को जान से मारने की कोशिश पड़ते हुए चारू का चेहरा सफ़ेद पड़ने लगा। बंगले के बगीचे में मिली एक लेडी वॉच से अनुमान लगाया गया कि नकाबपोश एक लड़की है। पुलिस मामले की पूरी जांच कर रही है। पुलिस का कहना है कि आरोपी चाहे कोई भी हो, उनके हाथों से बच नहीं सकता। चारू ने खुद को संयमित करने की कोशिश की और जानवी से बोली, हाँ तो तुम मुझे क्यों दिखा रही है? ऐसा तो होता रहता है ना। तेरी वॉच कहाँ है? जानवी ने अचानक से सवाल किया। वाट? मैंने पूछा तेरी वॉच कहाँ है? वो बंद हो गई थी इसलिए आज पहनकर नहीं आई, चारू बोली। या फिर बगीचे में रह गई? जानवी ने चारू की आंखों में झांकते हुए कहा। तू मुझ पर शक कर रही है? क्यों ना करूं? मुझे जय ने बताया कि तू कल रात 11 बजे घर पहुंची। न्यूज़ में 10:30 की वारदात बताई गई है। तेरे जैसी ही वॉच की फोटो न्यूज़ में आई है और आज ही तू वॉच घर पर रख कर रही है। आज ही उसे बिगड़ना था, जानवी बोलती जा रही थी। चारू चाहकर भी अपने चेहरे की बेचैनी को नहीं छुपा पा रही थी। देख चारू, तेरा चेहरा ही सब कुछ बयान कर रहा है। मुझे समझ नहीं आता कि तुझे हो क्या गया है। तू पैसों के लिए किसी की जान? जानवी के चेहरे पर परेशानी के भाव उतर आए। तू जानती नहीं है अरोड़ा फैमिली को, बहुत पावरफुल लोग हैं वो। अगर पुलिस ने तुझे खोज लिया ना तो जिंदगी भर जेल में चक्की पीसेगी। जानवी इतने धीमे बोल रही थी कि उसकी आवाज़ सिर्फ उसे और चारू को ही सुनाई दे रही थी। हेलो लेडीज़। तभी जानवी और चारू ने एक आवाज़ सुनी। जब जानवी ने नज़रें उठाकर देखा तो सामने इस कॉलेज की टॉपर खुशी और उसकी कुछ दोस्त थी। चारू और जानवी में से किसी ने भी खुशी का जवाब नहीं दिया। खुशी ने एक कुर्सी खींची और बैठ गई। क्या बात है, आज हमारी सपनों की दुनिया में खोई रहने वाली रानी परेशान क्यों है? इन नीली आंखों में ये कैसी घबराहट झलक रही है? खुशी ने चारू को निशाना बनाकर कहा। प्लीज़ खुशी, आज बहस का मन नहीं है, चारू हल्की सी परेशान आवाज़ में बोली। क्यों? क्या हुआ चारू? मॉम ने न्यू कपड़े नहीं दिलाए या फिर पॉकेट मनी नहीं मिली? खुशी ने अफसोस जताते हुए कहा और अपनी एक सहेली को देखकर आई विंक की। चारू ने खुशी को दांत पीसते हुए देखा। ओ सॉरी, मुझे तुम्हारा मजाक नहीं बनाना चाहिए। अच्छा सुनो, आज मेरा बर्थडे है और मेरे डैड ने होटल डायमंड में मेरी बर्थडे पार्टी अरेंज की है, तो प्लीज़ तुम दोनों भी आना। और हाँ चारू, गिफ्ट के लिए परेशान मत होना। मुझे पता है तुम्हारे घर की हालत क्या है, खुशी ने चारू को जलील करने के अंदाज में कहा और उठ गई। पर तभी, और हाँ, अगर तुम्हारे पास अच्छे कपड़े या सैंडल्स ना हो तो प्लीज़ पार्टी से 1 घंटे पहले मेरे घर पर आ जाना। मैं तुम्हें अपने कपड़ों में से। खुशी अपनी बात पूरी कर पाती कि तभी चारू खुद पर काबू नहीं कर पाए। उसने बिजली की तेज़ी से खड़ा होकर खुशी की शर्ट की कॉलर पकड़ ली। अब और नहीं। चारू की उंगली खुशी की तरफ उठी हुई थी। चारू की आंखों में गुस्से की आग तैर रही थी। खुशी का चेहरा सफ़ेद पड़ गया था। वो चारू को डर भरी निगाहों से देख रही थी। कैंटीन में बैठे लोग हैरानी से उन दोनों को ही देख रहे थे। अभिनव ने जब ये देखा तो वो तेजी से वहां पहुंचा। चारू, व्हाट इज दिस? छोड़ो खुशी को। अभिनव चिल्ला उठा। समझा ले अपनी बहन को, वरना किसी दिन वो हाल करूंगी कि किसी को थोबड़ा दिखाने लायक नहीं बचेगी। कहते हुए चारू ने खुशी को बुरी तरह पीछे की ओर धकेला। अभिनव ने उसे संभाल लिया। चारू ने अपना बैग उठाया और तेजी से वहां से चली गई। जानवी भी उसके पीछे भागी। अरे चारू बेटा, कैसी हो? बड़े दिन बाद घर आई। चारू इस वक्त जानवी के घर पर थी। नमस्ते आंटी, टाइम नहीं मिल रहा था बस। कैसी हैं आप? चारू ने अपनी परेशानी छुपाने की कोशिश की। नमस्ते, मैं ठीक हूँ, पर तुम मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही। क्या बात है बेटा, कोई परेशानी है क्या? जानवी की माँ ने सवाल किया ही था कि तभी जानवी एक ट्रे में पानी और कुछ स्नैक्स लेकर आई। कुछ नहीं माँ, आज कॉलेज में एक लड़की से थोड़ी खटपट हो गई, जानवी ने कहा और ट्रे को टेबल पर रखते हुए खुद भी चारू के साथ सोफे पर बैठ गई। अच्छा, ये सब तो चलता रहता है, इसमें परेशान होने वाली बात नहीं बेटा। अच्छा तुम लोग बैठो, मैं ज़रा पड़ोस में जा रही हूँ, जानवी की माँ ने कहा और वहाँ से चली गई। यार जानू, मुझे बहुत चिंता हो रही है। अगर मॉम ने ये न्यूज़ पढ़ ली और वो वॉच उस न्यूज़पेपर में देख ली तो वो ज़रूर पहचान जाएंगी। और फिर कल मैं लेट घर गई थी, ये बात भी उन्हें याद है। अगर उन्हें पता लगा तो वो तो मुझे। चारू का चेहरा लाल पड़ गया था। अगर तू उन्हें पहले ही सच बता देगी तो? कैसी बात कर रही है तू? मैं उन्हें ये बात नहीं बता सकती। तू नहीं जानती वो कितनी टाइट है इस मामले में। उन्हें पता लगा कि मैंने किसी को मारने की कोशिश की है तो वो मुझे ज़िंदा जला देंगी।
चारू ने जानवी की हथेलियों को थाम कर कहा। पर तुझे ये सब करने की ज़रूरत क्या थी यार? जानवी बोली। क्या करूं और फिर? ना कहीं ढंग की जॉब मिलती है, ना ही कॉलेज में ढंग से पढ़ाई होती है। कोचिंग की फ़ीस के लिए माँ के पास पैसे नहीं होते। मुझे अपने भविष्य की चिंता होती है जानवी। मुझे नहीं बनना किसी के घर की नौकरानी। ना ही मुझे मेरे मोम के ढूंढे गए रिश्ते में शादी करनी है। चारू की आंखों में आंसू तैरने लगे। चारू, इतना नहीं सोचते यार। सब कुछ वक्त पर छोड़कर अपनी प्रेजेंट लाइफ क्यों नहीं जीती? जानवी ने कहा। प्रेजेंट लाइफ? जानती है मेरी प्रेजेंट लाइफ कितनी कूल है। ना ही मन का कभी खाने को मिलता है, ना ही पहनने को, और ना ही कुछ करने को। तू ही बता, कॉलेज की लड़कियां क्या मेरी तरह होती हैं, जिसे कैंटीन में एक कप कॉफ़ी पीने के लिए भी माँ से झगड़ा करना पड़ता हो? नहीं जीनी यार, मुझे ऐसी लाइफ नहीं जीनी। तंग आ गई हूँ मैं। चारू बुरी तरह से चीख पड़ी। तू जाती है ना पढ़ाने छोटे बच्चों को, उनकी फीस मिलती है ना तुझे, फिर क्यों? जानवी ने चारू को समझाने की कोशिश की। क्या मिलता है, क्या मिलता है? 3,000, 3,000 में से 1,000 अपनी कोचिंग की फीस भरती हूँ। 1,000 मम्मी को देने पड़ते हैं, क्योंकि उनकी तनख्वाह महीना पूरा होने के एक हफ्ते पहले ही ख़त्म हो जाती है। और बचता है 1,000। उसमें से स्कूटी का पेट्रोल डलवाओ, बार बार ख़राब होती है तो बार बार रिपेयर करवाओ। ऐसी है मेरी लाइफ। घर में 2 साल से पेंट नहीं हुआ है। खाने को दौड़ता है मुझे अपना कमरा, डाइनिंग टेबल चरचराने लगी है। मुझे तो शर्म आती है कहते हुए चारू ने हाथ पटका। जानवी चारू का चेहरा देखे जा रही थी। एक बात बोलूं चारू? बोल। तू अभिनव को डेट क्यों नहीं करती? पैसे वाला भी है, अच्छा भी दिखता है, और शायद तुझसे प्यार भी करता है। पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद शादी कर लेना उससे। पागल हो गई है तू? मैं उस नक्चड़ी के भाई को डेट करूंगी? सोच भी कैसे लिया तूने? मुझे तो उस खुशी के पूरे ख़ानदान से नफरत होती है। और तू कह रही है मैं अभिनव से शादी कर लूं? चारू बोली। उसके ख़ानदान से तुझे क्या लेना यार? वो तो तुझसे प्यार करता है ना। जानवी बोली। मुझे कोई प्यार व्यार नहीं चाहिए किसी का, समझी? उसके बाप के पास है जो कुछ है। वो एक नंबर का भिखारी है। और तू भूल गई है क्या? वो अपने बाप का सौतेला बेटा है, कुछ नहीं है उसके पास। देखती नहीं है उसकी हालत? वही पुरानी सी शर्ट और वही पुराना सा बैग। असली इश्क तो खुशी करती है, चारू ने कहा। ठीक है, फिर तू एक काम कर, 2-3 साल अच्छे से पढ़ाई में मेहनत कर और कोई अच्छी सी गवर्नमेंट जॉब कर, फिर लाइफ सेट। 50,000 महीना, चैन की ज़िंदगी। जानवी ने मुस्कुराते हुए कहा। छोड़ यार, तू नहीं समझेगी, चारू ने कहा और पानी पीने लगी। तभी उसका फ़ोन बजा। जब उसने फ़ोन उठाया तो पाया कि उसकी माँ का फ़ोन है। चारू के दिल की धड़कनें तेज़ हो रही थी। क्या हुआ? किसका फ़ोन है? जानवी ने चारू के चेहरे की उड़ी हुई हवाइयाँ देखकर कहा। माँ का है। कहीं उन्हें? चारू ने डरते डरते फ़ोन उठाया। हेलो। हाँ चारू, मैं आज थोड़ा लेट आऊँगी तो तू डिनर बना लेना। फ़ोन की दूसरी ओर से अपनी माँ की बात सुनकर चारू ने चैन की सांस ली और फिर खुद को नॉर्मल करके बोली। क्या माँ? जब देखो जब मुझे रसोई में भेजने की तैयारी में रहती हो। मैं आज शर्मा अंकल के बेटे से मिलने जाने वाली हूँ, वो लंदन से पढ़कर लौटा है। आप जैसे बोल दो वो डिनर रेडी कर लेगा। वैसे भी आप दोनों को मेरे हाथ का कुछ भी अच्छा नहीं लगता। कहते ही चारू ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। चारू ने देखा तो जानवी मुस्कुरा रही थी। क्या है, अब तो क्या रसगुल्ले फोड़ रही है मन ही मन? चारू ने अपने बालों को कान के पीछे किया। सच में यार, तू सच में यूनिक पीस है, जानवी बोली। रहने दे और सुन, जिसे जो बिगाड़ना है बिगाड़ ले। मेरे पास टेंशन लेने के लिए टाइम नहीं है। जब पुलिस मुझे पकड़ लेगी तब सोचूंगी जो सोचना होगा। अभी निकलती हूँ, कोचिंग के लिए लेट हो रहा है यार, वरना जो 3,000 मिलते हैं वो भी नहीं मिलेंगे। चारू ने बड़बड़ाते हुए अपना बैग उठाया और चली गई। बस बस, अब क्या 2-3 किलोमीटर दूर छोड़ोगे? आ गया ना मिश्रा क्लासेस। ऑटो वाले को सुनाते हुए चारू ऑटो से निकली। साइड में लगाना पड़ता है मैडम, ऑटो वाला बोला। ज़्यादा ज्ञान ना दो, ये लो पैसे पकड़ो अपने। चारू ने अपने बैग से 20 रुपये निकाले और ऑटो वाले के हाथ पर रख दिए। ये क्या, ये तो सिर्फ 20 ही हैं। ऑटो वाला 20 रुपये का नोट देख घबरा गया। तो क्या चाहते हो, सारा पर्स खाली कर दूं अपना? इतने ही हैं, बाकी फिर कभी ले लेना, चारू ने कहा और एक बड़ी सी बिल्डिंग की ओर तेजी से बढ़ गई। ऐसे कैसे? मुझे मेरे पूरे। ऑटो वाला ऑटो से बाहर निकलकर तेज आवाज़ में बोला। लेकिन तब तक चारू उसकी नज़रों से ओझल हो चुकी थी। कैसे कैसे लोग भरे पड़े हैं। बड़बड़ाते हुए वो वापस अपने ऑटो में बैठा और ऑटो स्टार्ट करके निकल गया। गुड इवनिंग मैम। चारू जैसे ही एक बड़े से हॉल में पहुंची, वहां चेयर पर 50 बच्चों ने एक साथ कहा। गुड इवनिंग।
तो तब होगी जब तुम सबका रिजल्ट गुड होगा, समझे? चलो अब एक एक करके मैथ के मार्क बताओ। चारू अपनी हथेलियों को आपस में रगड़ते हुए चेयर पर बैठकर बोली। चारू ने जैसे ही कहा सबकी बोलती बंद हो गई। उसी सन्नाटे के बीच एक लड़की अपनी सीट से खड़ी हुई। मैम, मेरे 100 आउट ऑफ 100 हैं। क्या? सच में? चारू एकदम से चौंक गई। मैम, आप सरप्राइज क्यों हो रही हो? आपने ही तो पढ़ाया था ना मुझे सब। वो लड़की बोली। हाँ हाँ बिल्कुल। चारू खुद को सहज करने लगी। कमाल है, आज तक मेरे 100 में से 50 नहीं आए और मेरी स्टूडेंट्स 100 में से 100 ले आई। चारू मन ही मन बेहद खुश हो रही थी। अच्छा चलो, सब राखी के लिए क्लैपिंग करो, चारू ने कहा तो सारी क्लास तालियों से गूंजने लगी। बस बस, अब तुम आ रहा हो, तुम बताओ तुम्हारे कितने मार्क्स आए हैं? चारू ने एक लड़के से कहा। मैम सॉरी, बट मेरे सिर्फ 40 ही हैं। आरव ने गर्दन नीचे करके कहा। क्या सिर्फ 40? करते क्या रहते हो तुम क्लास में? चारू आगे बोलती कि तभी एक पियोन ने दरवाजे पर दस्तक दी। मैडम, आपको राघव सर ने बुलाया है, पियोन बोला। ठीक है, आती हूँ, चारू ने कहा। पियोन चला गया। अच्छा सुनो, तुम लोग एक प्लेन पेपर लो और सभी अपने अपने नाम के साथ अपने मैथ के मार्क्स लिख कर रखो। मैं तब तक आती हूँ, चारू ने खड़े होते हुए कहा। ओके मैम। चारू वहाँ से उठकर राघव के केबिन में पहुँची। यस सर। चारू जी बैठिए, आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है, राघव ने चारू को बैठने का इशारा करते हुए कहा। चारू को किसी अनहोनी की आशंका हो रही थी। क्या बात है सर? बैठते हुए चारू ने परेशानी भरे लहजे में कहा। राघव ने अपना चश्मा थोड़ा ठीक किया और उसके सामने रजिस्टर खोलकर चारू के आगे सरका दिया। इसमें क्या है सर? चारू ने पूछा। आप ही देख लीजिए। टू बी कंटिन्यूड।